Good evening, all of you. Good evening, all of you. लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक करा था वो इंटरनल चेक पढ़ा था. इंटरनल चेक. आज का जो टॉपिक है मेरा इंटरनल ऑडिट. ऑडिट रिस्क क्या होता है? इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिट रिस्क. देखिए जी, पहले मैं टॉपिक कराता हूं फिर मैं बात करता हूं. एक मिनट आपसे ना. करण, आपको आवाज आ रही है? देखिए, टॉपिक है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट होता क्या बेसिकली, ये टॉपिक है. थोड़ा सा मैं डार्क भी कर देता हूं इसको. इंटरनल ऑडिट. देखिए, इंटरनल ऑडिट. इंटरनल का मतलब बेसिकली क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इंटरनल ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है. इंटरनल कंट्रोल का पार्ट. ऑर्गेनाइजेशन अपना इंटरनल ऑडिट इसलिए कराती है ताकि बहुत सारी माइनर गलतियां हैं वो ठीक हो जाए. जब गलतियां हो रही हैं उस स्टेज पे ठीक हो जाए. बिकॉज जब स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा तब तक तो बहुत टाइम निकल चुका होगा. तो इसीलिए इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज को साथ ही साथ रिमूव कर दिया जाए. इसलिए इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन कराना बहुत जरूरी है. इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कराती है. इंटरनल ऑडिट कई ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरली भी कराना चाहे तो करा सकती है. वॉलंटरली आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो ऑडिट. ठीक है, आप वॉलंटरली कराना चाहो तो ये ऑडिट आप वॉलंटरली करा सकते हो. बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एज पर लीगली मैंडेटरी है कई ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनको इंटरनल ऑडिट कराना ही पड़ेगा. अगर कुछ परसेंटेज ऑफ, अगर उनकी कुछ करोड़ों में पेड अप कैपिटल है तो, पेड अप कैपिटल है तो वो आगे हम पढ़ेंगे. एक टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर का, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016. कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016, उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे पॉइंट हम. कितनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसमें डिस्कस करेंगे. अभी मेरा पॉइंट है इंटरनल ऑडिट क्या होता है. मैं आपको क्लियर करता हूं इसके रिगार्डिंग. कहता है इंटरनल ऑडिट इज द रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस. आप रिव्यू कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन एंड रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ बिजनेस, विद इन अ बिजनेस
बाय स्पेशली असाइंड स्टाफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको काम दिया जाता है कि आप कंपनी का इंटरनल ऑडिट करो। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टाफ को एक काम दिया जाता है, जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, उनको कहा जाता है बाकी डिपार्टमेंट्स में जाके आप इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करो ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इंटरनल ऑडिट डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट एक्टिविटी within the organization for review of accounting, financial and other business practices. Review of accounting, financial and other business practices. खाली accounting नहीं चेक करनी, फाइनेंस नहीं चेक करना, बहुत सारे बिजनेस की प्रैक्टिसेस है वो चेक करनी है। As a protective and constructive, as a protective and constructive arm of management, it is a type of control. इंटरनल ऑडिट एक तरह से कंट्रोल है विच फंक्शंस बाय मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल इसीलिए करवाती है, इंटरनल ऑडिट इसीलिए कराती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो इवेल्युएट कर सके कि हमारे जो कंट्रोल है वो कितने इफेक्टिव है या नहीं है। फंक्शंस बाय मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर टाइप ऑफ कंट्रोल। खाली फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं देखना, मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं देखना, अदर एस्पेक्ट्स भी चेक करे जाएंगे इसके अंदर। Therefore, it is clear that internal audit is not includes the verification of accounts only, but also financial and other matters. Internal audit के अंदर खाली रिव्यू नहीं करने आपने ऑपरेशंस, रिकॉर्ड नहीं चेक करने, आपने एक इवेल्युएशन करनी है बहुत सारे कंट्रोल्स की, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल्स की। इट इज अ क्लियरली एन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है इंटरनल ऑडिट। क्या है आपका? इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है हमारा इंटरनल ऑडिट। अब जरूरी नहीं है इंटरनल ऑडिट के लिए सीए ही होना चाहिए, किसी से भी एक्सपर्ट से ये काम कराया जा सकता है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैं आपको बताता हूं, जैसे इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट के अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट ने ही इंटरनल ऑडिट करवाना है अपना। मैनेजमेंट किससे कराती है? स्पेशलाइज्ड स्टाफ से। जो एक्सपीरियंस स्टाफ होता है उनसे ही ऑडिट कराया जाता है। जो एक्सपीरियंस्ड स्टाफ होता है उनसे ही ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है। वो ऑडिट के अंदर खाली ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं चेक करते, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी नहीं चेक करते, that include evaluating the effectiveness of internal control, management control, financial control, मतलब हर तरह के एस्पेक्ट्स इंटरनल ऑडिट के अंदर चेक करे जाते हैं। और जरूरी नहीं है इंटरनल ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से ही होगा। इंटरनल ऑडिट may be conducted by a specialized staff member, may be conducted by a chartered accountant also। ऐसा भी नहीं है कि सीए नहीं कर सकता इंटरनल ऑडिट, सीए भी कर सकता है, बट मैनेजमेंट प्रेफर करती है कि इंटरनल स्टाफ में से कोई करे, क्योंकि उसको इंटरनल मैटर्स के बारे में डीप नॉलेज होगी, ताकि वो बेटर रिव्यू दे पाएगा मैनेजमेंट को। और ये इसीलिए कराया जाता है ताकि हमें टाइमली एंड इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम्स का पता लग जाए। बिकॉज साल के एंड होने के बाद 31 मार्च के बाद अगर आपको प्रॉब्लम का पता लगेगा तो शायद उनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन of evaluation of accounting, financial and other business practices, so that management will get an idea about the internal aspects की internal control कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है करते हैं? सबसे पहला वेरीफाई करना फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट। आप वेरीफाई करोगे फाइनेंशियल चीजों को, स्टैटिस्टिकल चीजों को मैनेजमेंट की, कमेंट करोगे कितना इफेक्टिव है, कितना डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस है वहां पे, डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस।
फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, ताकि मैंने कहा ना आपको इंटरनल ऑडिट इसलिए करा जा रहा है, आज कोई ट्रांजेक्शन हुई मतलब मंथली वीकली फोर्टनाइटली इंटरनल ऑडिट हो रहा है, उसमें क्या होगा, साथ के साथ जो डिस्क्रिपेंसीज होंगी साथ के साथ वो रिमूव होती रहेंगी। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एरर्स to ensure that standard accounting practice is to be followed by organization are strictly followed। जो स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग के वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। To confirm that the liabilities have been incurred by the organization in respect of its legitimate activities। legitimate का मतलब होता है लीगल वे में जो आपकी लाइबिलिटीज है जो इनकर्ड करी है ऑर्गेनाइजेशन के, वो लेजिटिमेट एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा होना चाहिए। To examine the protection provided to assets and the use to which they are put। एग्जामिन करना, एसेट को प्रोटेक्ट करना, जिस पर्पस के लिए वो लिया गया है उसका यूज हो रहा है नहीं हो रहा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फॉर द मैनेजमेंट, इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टिगेशन बाय द मैनेजमेंट साइड टू आइडेंटिफाई द अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग द एसेट। आप चेक करोगे, इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो रिस्पॉन्सिबल है एसेट को परचेज करने के लिए, अदर आइटम्स एज वेल एज डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, कि परचेज किसके पास है, ऑथराइजेशन सेल किसके पास है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए इंटरनल ऑडिट के बारे में। इसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, कुछ छोटी मोटी बातें आपको इसके रिगार्डिंग याद होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिट कराया जा रहा है ताकि पता लग पाए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कोई डिस्क्रिपेंसीज है या नहीं है, उन सब चीजों को चेक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट के अंदर फर्क क्या है। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा और थोड़ा बेटर। इंटरनल चेक क्या होता है और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक, पहला डिफरेंस है, इंटरनल चेक इज एन अरेंजमेंट एज टू ड्यूटीज एलोकेटेड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन, दैट द वर्क ऑफ वन क्लर्क is automatically checked by another। इंटरनल चेक में क्या है, वर्क ऑफ वन क्लर्क विल बी वर्क ऑफ वन क्लर्क ऑटोमेटिकली checked by अनदर क्लर्क। एक क्लर्क का काम दूसरा क्लर्क ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा। एक बंदे ने कोई एंट्री डाली है, उसके आगे पोस्टिंग, उसको बैलेंस शीट P&L में लेके जाना, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेक होगा इंटरनल चेक के अंदर। बट इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट में क्या बात करते हैं, इंटरनल ऑडिट में कहता है इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑपरेशन रिकॉर्ड अंडरटेकन बाय द स्टाफ स्पेशली अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करना, बस इंडिपेंडेंट रिव्यू करना। इंडिपेंडेंट रिव्यू किसका करना, रिकॉर्ड्स का, प्रिपेयर्ड बाय स्टाफ ने जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करे उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना। यहां पे ये काम हो रहा है। यहां पे एक तरह से ना ऑडिट है, ऑडिट मतलब चेक हो रहा है यहां पे, और यहां ऑटोमेटिकली चेक हो रहा है। ये जो वर्क है, वर्क ऑफ वन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। इंटरनल चेक में एक बंदे का काम दूसरा बंदा अपने आप ही चेक कर रहा है। ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टाफ का मेंबर भी हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट रिव्यू करेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है यहां पे, उसका कोई लेना देना नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरनल ऑडिट, सेपरेट सैलरीड स्टाफ ऑफ इंटरनल ऑडिटर इज एंट्रस्टेड विद द ऑडिट वर्क, बट इंटरनल चेक देयर इज नो सेपरेट स्टाफ। ऑडिट के अंदर जनरली
सेपरेट स्टाफ अपॉइंट करा जाता है। यहां पे कोई ऐसा सेपरेट स्टाफ नहीं होता। सेपरेट स्टाफ, ठीक है जी। यहां पे इंटरनल चेक के अंदर कोई अलग से स्टाफ अपॉइंट नहीं होता इंटरनल चेक को चेक करने के लिए, बट इंडिपेंडेंट ऑडिट के अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर सेपरेट स्टाफ रखना जरूरी है। ओके, आगे आता है, मतलब सेपरेट स्टाफ अपॉइंट होना जरूरी है। वो स्टाफ में से भी हो सकता है बट सेपरेट है ना, उसको एक अलग से इंडिपेंडेंट काम दिया कि आपने ये ऑडिट करना है। डिफरेंट क्लर्क आर असाइन्ड विद वेरियस टास्क्स व्हिच दे प्रोसीड टू कैरी आउट। In internal audit, the work of clerk is checked by the internal auditor. इंटरनल ऑडिट के अंदर जो क्लर्क काम कर रहे हैं उनका काम भी इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। आफ्टर द फॉर्मर हैज फिनिश्ड द वर्क, while in case of internal check the work of one clerk is automatically and independently checked by another. ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंटरनल चेक के अंदर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक में इंटरनल ऑडिटर जो होगा वो इंटरनल क्लर्क का काम चेक करेगा। इंटरनल क्लर्क का काम इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। जैसे ही इनका काम खत्म हो जाएगा, जैसे ही इंटरनल क्लर्क्स का काम, स्टाफ मेंबर्स का काम खत्म होगा, उसको चेक कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर। बट इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट, in case of internal audit, the work of clerk is checked by internal auditor. The work of clerk is checked by internal auditor. But in case of internal check, the work of one is automatically checked by another. The work of, इसको मैं यहां लिख देता हूं यार, इंटरनल चेक में मैंने ये बताया जो आपको, वर्क ऑफ वन क्लर्क ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अदर क्लर्क। इंटरनल ऑडिट में क्या होगा? जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो चेक करेगा क्लर्क स्टाफ का सारा काम। 3 पॉइंट मैंने बताया। इंटरनल चेक में वर्क ऑफ वन क्लर्क विल ऑटोमेटिकली चेक बाय अदर क्लर्क, नो सेपरेट स्टाफ विल बी अपॉइंटेड, वर्क ऑफ वन विल ऑटोमेटिकली चेक बाय अदर, कोई कुछ अलग से कुछ नहीं करना इसके अंदर। बट इंटरनल ऑडिट के अंदर इंडिपेंडेंट रिव्यू करना रिकॉर्ड्स का, सेपरेट स्टाफ अपॉइंट करने की जरूरत है। यहाँ पे इंटरनल ऑडिट चेक, इंटरनल ऑडिटर चेक क्लर्क स्टाफ वर्क आफ्टर द वर्क इज ओवर। लास्ट पॉइंट है, इंटरनल ऑडिट के अंदर एरर्स एंड फ्रॉड्स व्हिच आर ऑलरेडी बीन कमिटेड कैन बी डिस्कवर्ड, बट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज सो डिवाइस्ड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड आर रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। इंटरनल ऑडिट के अंदर एरर्स एंड फ्रॉड्स जो ऑलरेडी कमिट कर रखे हैं मैनेजमेंट ने या किसी स्टाफ मेंबर्स ने, वो डिस्कवर करे जाते हैं। बट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इस तरह से डिवाइस करा गया है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड रिड्यूस करा जाएगा। अब आप देखो ना, इंटरनल ऑडिट हो रहा है और इंटरनल चेक हो रहा है। इंटरनल ऑडिट का मेन मकसद ये है कि जो एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनको डिस्कवर करना जो ऑलरेडी कमिट हो चुके हैं। बट इंटरनल चेक के अंदर इस तरह से डिवाइस करना अपना सिस्टम कि पॉसिबिलिटी की एरर होने के चांसेस ही खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, फ्रॉड होने के चांसेस ही मिनिमाइज हो जाए। ये हमारा टॉपिक था इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस तरह से आप इंटरनल कंट्रोल चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल। आप कैसे समझ सकते हो एक जगह का इंटरनल कंट्रोल कैसा है? कई बार आप देखोगे इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए ऑडिटर कई बार क्या करता है, क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर लेता है, फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है ना। आप एक सिस्टमैटिक एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर लोगे जिसमें लिख दोगे, मतलब एक सेट फॉर्मेट है वो प्रिपेयर कर लिया। जैसे हम कई बार ना किसी से फीडबैक लेते हैं, आपने कहीं पे
कुछ मतलब किसी फंक्शन में गए या किसी पार्टी में गए या कहीं होटल में गए तो वहां पे फीडबैक फॉर्म डिटेल फॉर्म करवाया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल। आप किस तरह से इंटरनल कंट्रोल को समझ सकते हैं, वहां के डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वर्क कैसा है। ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्लाइंट का नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस की। ये आप किस तरह से समझ सकते हो इंटरनल कंट्रोल। देयर आर वेरियस वे टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग। टिपिकल फॉर्म्स है इसको समझने के लिए मेमोरेंडम, क्वेश्चनियर एंड फ्लो चार्ट। More complex the internal control, more extensive procedure followed by the auditor. अगर कॉम्प्लेक्स है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो जो प्रोसीजर फॉलो करा जा रहा है ऑडिटर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, डिटेल्ड होगा। द मोर एक्सटेंसिव शुड बी डॉक्यूमेंटेशन। देखिए पहला मेथड है क्वेश्चनियर। आप समझते हो, एक क्वेश्चन फॉर्म में प्रिपेयर करा जाएगा, उसमें आपको टिक मार्क कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं यस नो में, इस तरह से आंसर स्टाफ से लिए जाएंगे। इस क्वेश्चनियर बनाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे ठीक है, समझिए। देखिए क्या है, इसके फायदे हैं इजी टू कंप्लीट। यस नो में आपके आंसर करना है तो आप इजीली बता सकते हो आंसर। कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, मतलब डिटेल लिस्ट हो सकती है क्वेश्चन। Make it unlikely that important portion of the internal control will be overlooked. ऐसा ना हो कि इंटरनल कंट्रोल का मेन पार्ट ओवरलुक हो जाए, कि ड्यूटी कैसे डेलीगेट हुई पड़ी है, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है, किस के पास कितनी पावर है, परचेजिंग पावर, सेलिंग पावर, फिक्स एसेट कौन परचेज करता है, ऑथराइजेशन किसके पास है, सेल्स मैनेजर के पास क्या पावर है, ठीक है ना, लोन मैनेजर के पास क्या पावर है, वो कितने तक का लोन सैंक्शन कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चनियर प्रिपेयर करके आप पूछ सकते हो। वीकनेस बिकम ऑब्वियस, अनेबल टू प्रोवाइड रीजनेबल रिस्पॉन्स, ठीक है ना। कहते इस सिस्टम के अंदर अनेबल टू प्रोवाइड रीजनेबल रिस्पॉन्स, आपका सिस्टम करेक्ट होना चाहिए। इसका नुकसान है क्वेश्चनियर का, मे बी आंसर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। कई बार लोग यस नो ऐसे ही दे देते हैं बिना कंसिडर करे। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनियर मे नॉट बी फिट फॉर एडिक्वेटली, क्लाइंट एडिक्वेटली। हर तरह के क्लाइंट के लिए सेम फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनियर नहीं चल सकता। पहला मेथड है इंटरनल कंट्रोल को समझने का, पहला डॉक्यूमेंट है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर बनाया जाता है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट है जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल एक्यूरेट है या नहीं है, मैनेजमेंट कोऑपरेटिव है या नहीं है, स्टाफ डेली अपडेटेड काम करता है नहीं करता, डिले कितना टाइम का है, हमारा आउटस्टैंडिंग काम कितना पड़ा है, क्रेडिटर्स की पेमेंट टाइम पे होती है नहीं होती, कौन कौन से मेजर क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। इस तरह से सबसे हाईली पेड सैलरी स्टाफ कौन सा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह से आप इंटरनल कंट्रोल जो मर्जी चीजें पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में बेसिकली क्या है, एक टेलर मेड, यहां पे भी टेलर मेड होगा फॉर्मेट। जैसे कहता है यहां पे मेमोरेंडम बेसिकली क्या है, टेलर मेड टू फिट स्पेसिफिक एंगेजमेंट। टेलर मेड उस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली बनाओ आप, टेलर मेड फिट अकॉर्डिंग टू द एंगेजमेंट। मतलब क्वेश्चनियर में तो हमने एक सेम फॉर्मेट बना दिया सबके लिए, बट मेमोरेंडम के अंदर जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह के क्वेश्चन फिट बैठते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। अब रिटेल वाले बिजनेस को आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जिसका काम रिटेल का है, ठीक है ना, उससे आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आपके रिटेल बिजनेस में कितने डायरेक्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। रिटेल में अगर उसका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म है, उससे आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहां पे वो कह रहा है मेमोरेंडम के अंदर कि टेलर मेड होना चाहिए। टेलर मेड मतलब स्पेसिफिक, require a detailed analysis of the operation and enable the auditor to understand the function। इसमें क्या होगा, आपको जब क्वेश्चनियर तैयार करना है, मेमोरेंडम तैयार करना है, यू हैव टू मेक अ डिटेल एनालिसिस। ऑडिटर हैव टू मेक अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पता होना चाहिए,
टाइम कीपिंग, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम क्या है, किस तरह के वर्कर काम कर रहे हैं, किस तरह का क्वालिफाइड स्टाफ है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। टेलर मेड में ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए क्लाइंट के बिजनेस की, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होगी तभी तो आप टेलर मेड क्वेश्चनियर तैयार कर पाओगे। इसका नुकसान क्या है, मे बिकम वेरी लॉन्ग, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपके पास 15-20 ऑडिट है तो आपको हर एक का अलग अलग बनाना पड़ेगा। वीकनेस इन द स्ट्रक्चर आर नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। ऑडिटर में ओवरलुक, यहां पे ओवरलुक हो सकते हैं आपके कुछ मेजर एरियाज, ओवरलुक ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, बॉक्स बना देना, इनपुट, ठीक है ना, फिर इस तरह से बॉक्सेस बना देना डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर बता देना यस है तो आगे कैरी ऑन करेगा, नो है तो फिर इस तरह से फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है ना, यस अदरवाइज नो, ऐसे फ्लो चार्ट टाइप प्रेजेंट कर देना डाटा को। इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल नॉट बी ओवरलुक्ड, गुड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इसमें भी एक कंफ्यूजिंग है, डिसएडवांटेज है इसलिए भी, ये बेसिकली सिस्टम टाइम कंज्यूमिंग है, वीकनेस इन द स्ट्रक्चर नॉट ऑब्वियस, स्पेशली एन इनएक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। हाँ, अगर कोई इनएक्सपीरियंस ऑडिटर है जिसको फ्लो चार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। ये 3 शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है जो हमने पढ़ा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द ऑडिटर while conducting an internal control. First one is a questionnaire, second one is a memorandum, third one क्या है बेसिकली, पहला है क्वेश्चनियर, मेमोरेंडम और थर्ड है हमारे पास फ्लो चार्ट। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, इसका फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बेसिकली ये जो आंसर है, ये आंसर ये ऑडिटर तभी समझ सकता है कौन से किस तरह के मेथड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चनियर, मेमोरेंडम या फ्लो चार्ट। आपको पहले क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आप किसी से क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो जब आपको उस चीज की नॉलेज है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क बेसिकली क्या है, कंट्रोल रिस्क। बड़े ध्यान से समझना प्लीज, ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले ना इसके बारे में बता देता हूं कि है क्या चीज ये, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ऑडिट रिस्क होता क्या बेसिकली, रिस्क इस तरह का रिस्क दैट ऑडिटर गिव इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका ऑडिटर का ओपिनियन गलत भी हो सकता है। आपने जो ऑडिट करा है उसमें बहुत सारी गलती हो सकती है, बिकॉज ऑडिट कौन सा 100% करा जाता है, ऑडिट कौन सा 100% ट्रांजेक्शन को चेक करना होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑडिट के अंदर हम सैंपल देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट करते हैं। तो
ऐसा भी हो सकता है ऑडिटर विल गिव इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया एज एन ऑडिटर किसी कंपनी का कि ये कंपनी की जो ट्रांजेक्शन है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, बट एक्चुअल में इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। तो मेरा जो ओपिनियन है शेयर होल्डर यूजर तो समझ लेंगे ना कि वो ट्रू एंड फेयर है, बट एक्चुअल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटेड है, मिसस्टेटमेंट है उसके अंदर, ठीक है ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑडिटर ने जो अपना ओपिनियन रखा है उसने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। इस तरह के रिस्क की बात हो रही है। ऑडिट रिस्क, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरह के हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क, the auditor may give inappropriate opinion on the financial statement। वो कब ऐसा ओपिनियन देगा जब उसने चेक कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, उससे कोई गलती नहीं मिली, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दे दिया कि ट्रू एंड फेयर है सारा कुछ, बट एट द एंड बाद में पता लगता है कि ऑडिटर का ओपिनियन गलत है बिकॉज यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई पड़ी है, एरर्स हो चुके हैं, यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि ऑडिट रिस्क दैट ऑडिटर में गिव इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज मटीरियली मिसस्टेटेड। आपने अपना गलत ओपिनियन दे दिया एक ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑलरेडी मटीरियली मिसस्टेटेड है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर मे गिव अनक्वालिफाइड ओपिनियन विदाउट नोइंग दैट दे आर मटीरियली मिसस्टेटेड। ऑडिटर ने अनक्वालिफाइड क्लीन रिपोर्ट दे दी, बट एक्चुअल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटीरियली मिसस्टेटेड है। ऑडिट रिस्क, हम कौन से ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं? एक ऐसा रिस्क जिसमें ऑडिटर ने अपना ओपिनियन गलत दे दिया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज मटीरियली मिसस्टेटेड। फॉर एग्जांपल, आपने रिपोर्टिंग कर दी क्वालिफाइड जो होनी थी क्लीन रिपोर्ट, आपने रिपोर्टिंग कर दी क्वालिफाइड जो होनी थी एडवर्स रिपोर्ट, आपने रिपोर्टिंग कर दी एडवर्स रिपोर्ट बट जो होनी थी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। रिपोर्टिंग में भी बहुत अलग अलग टाइप ऑफ ओपिनियंस हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं। ऑडिटर वाइल रिपोर्टिंग, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन इनमें से कुछ भी दे दिया। क्वालिफाइड ओपिनियन, ये पढ़ेंगे हम, इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 705 है जो डील करता है। क्वालिफाइड ओपिनियन आपने दे दिया, यहां है अनक्वालिफाइड ओपिनियन। यहां पे है एडवर्स रिपोर्ट, यहां पे आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपको देना था क्वालिफाइड ओपिनियन, आपने दे दिया अनक्वालिफाइड, ये मटेरियल में स्टेटमेंट है। इसको डील करता है 705, इसको डील करता है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 700। मैं दोबारा बताता हूं, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन क्वालिफाइड दे दिया, जो देना था अनक्वालिफाइड, ये भी एक ऑडिट रिस्क है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाली अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस ये तीन चीजें क्लियर कर देता हूं कि तीन जो मैंने नाम लिखे हैं, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ये तीन वर्ड बड़े ध्यान से सुनना प्लीज जरा, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, पहला पॉइंट है इनहेरेंट रिस्क। पहली बात है, इसको मैनेज करना मैनेजमेंट का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है इसको मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना, इसको इस रिस्क को कंट्रोल करने का काम किसके पास है? मैनेजमेंट के पास। पहली बात, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक रिटेल बिजनेस है, मैनेजमेंट का काम है इस इनहेरेंट रिस्क को रिड्यूस करना, कंट्रोल करना। एक रिटेल बिजनेस है, उसमें कैश हमने रिकॉर्ड नहीं करा, नॉट रिकॉर्डेड, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी गई, स्टॉक लॉस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड, स्टॉक लॉस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड। इस तरह की चीजें क्या है? ये इनहेरेंट रिस्क है।
इसमें ऑडिटर क्या कर सकता है? आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ऑडिट करने गया है, अगर मान लो कुछ कैश की ट्रांजेक्शन है, तो कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ना पैसा दिखाया गया, ना बिल बना उसका, ना रिसिप्ट में ऐड हुआ, ना कैश बुक में ऐड हुआ, ना पैसा, मतलब टोटली इग्नोर कर दी ट्रांजेक्शन, शुरू से लेकर एंड तक ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी, इसमें ऑडिट कर कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कैश नहीं रिकॉर्ड करा गया, खाली कैश की बात नहीं है, खाली कैश की बात नहीं है, एक्सपेंस, इनकम, कोई भी चीज जो रिकॉर्ड ही नहीं करी गई, कोई एक्सपेंस प्रॉपर नहीं दिखाया गया, उसमें ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। ये इनहेरेंट रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। इसकी ड्यूटी मैनेजमेंट की बनती है, इसको कंट्रोल करना, इसको रिड्यूस करना। इनहेरेंट रिस्क is on the part of the man. It's the duty of the management, on the part of the management, to reduce the inherent risk, to control the inherent risk. इसका एग्जांपल मैंने दिया, रिटेल बिजनेस के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, स्टॉक लॉस्ट हुआ रिकॉर्ड नहीं करा, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करे, तो इसमें ऑडिटर की ड्यूटी, ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता इस केस के अंदर। नेक्स्ट आता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नोट्स में से, अभी आप बस मीनिंग समझो। पहला मैंने बताया इनहेरेंट रिस्क, दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क, सेकंड आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब यह है, जैसे कैश फ्रॉड हो गया या कैश मिस एप्रोप्रिएट हो गया। अगर कैश फ्रॉड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, अगर कैश फ्रॉड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस सिचुएशन में कैश फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएट, अगर कैश फ्रॉड होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैश फ्रॉड हो चुका है बट नॉट प्रिवेंटेड बाय मैनेजमेंट, मतलब कैश फ्रॉड हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टॉक की चोरी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको, हमारे इंटरनल सिस्टम में वीकनेस है। कंट्रोल रिस्क, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस है बट वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, एरर्स वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, इस तरह का कंट्रोल रिस्क है। ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल ऑडिट भी है, इंटरनल चेक भी है, बट फिर भी कोई कैश फ्रॉड हो रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन हो रही है, सेल रिकॉर्ड नहीं हो रही, बट हमारा जो सिस्टम है वो उसको प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनहेरेंट रिस्क तो मैंने आपको रिटेल बिजनेस वाली बात बताई कि हमारा रिटेल बिजनेस है, उसमें कैश की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, कस्टमर आता है, कैश देता है, सामान लेके चले जाता है, तो कैश कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा उसके अंदर, ठीक है ना। कंट्रोल रिस्क में मैंने आपको कहा फ्रॉड हो रहे हैं बट हमारा सिस्टम इस तरह का है कि उस फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, रिड्यूस, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, प्रिवेंट भी हो सकता है, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, प्रिवेंट भी नहीं हो रहा, ना ही डिटेक्ट हो रहा है। क्लियर है बात आपको? लास्ट वन है, लास्ट है, पहला मैंने आपको बताया इसका इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन, थर्ड वन इज डिटेक्शन। एक बात मैं आपको पीछे क्लियर कर दूं, जो मैंने यहां पे बात करी कंट्रोल रिस्क की, ये भी मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि कंट्रोल करना चीजों को। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और दोज चार्ज विद द गवर्नेंस टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन और फ्रॉड। इनको डिटेक्ट करना, इनको प्रिवेंट करना, ठीक है ना, ये मैनेजमेंट का काम है। डिटेक्शन रिस्क ये ऑडिटर का काम है। ये किसका काम है? ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिटेक्ट करे। डिटेक्शन रिस्क में हम बात कर सकते हैं, जैसे दो तरह के रिस्क आ रहे हैं इसमें, एक सैंपलिंग रिस्क, एक नॉन सैंपलिंग रिस्क।
एक सैंपलिंग रिस्क है, दूसरा है नॉन सैंपलिंग रिस्क। अब पॉइंट यहां पे ये है, एक बात मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा इसके बारे में कि सैंपलिंग रिस्क की मैं बात क्या कर रहा हूं कि सैंपलिंग रिस्क क्या होता है। देखो ना, एक तो रिस्क ये है कि आपने 100% ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करा, लेस देन 100% ट्रांजैक्शन विल बी चेक। 100% से कम ट्रांजैक्शन आप चेक कर रहे हो तो सैंपलिंग रिस्क तो रहेगा। सैंपलिंग रिस्क में मैं बात आपसे ये करता हूं कि जैसे सैंपलिंग रिस्क, ये कंपनी है, कंपनी में ऑडिटर ने फिक्स एसेट चेक करने, 1000 फिक्स एसेट में से 200 फिक्स एसेट आपने चेक कर लिए। 1000 फिक्स एसेट में से आपने 200 चेक कर लिए। आपने जो 200 सैंपल उठाए, ये सैंपल ही तो है ना, सारा तो हमने चेक नहीं करा, 200 चेक करे, पर 200 जो आपने सैंपल उठाए वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे सारे, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो क्या नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है 200 को जो आप चेक करके अपना ओपिनियन रख रहे हो, 200 को जो अपना चेक करके आप ओपिनियन रख रहे हो, अगर मैं पूरे 1000 चेक करता तो मेरा ओपिनियन डिफरेंट आता। अगर मैं 200 चेक करके अपना ओपिनियन दे रहा हूं तो मेरा डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। तो जो ओपिनियन डिफर कर रहा है, ये सैंपलिंग रिस्क की वजह से है। आपने जो सैंपल उठाए हैं वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। आपने जो सैंपल उठाए हैं वो सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। समझ आ गई बात आपको? सैंपलिंग रिस्क का मतलब है मेरे पास 1000 एसेट्स हैं, मैंने 200 एसेट चेक कर लिए। 200 ठीक है, सैंपल मैंने 200 क्वांटिटी वाइज तो ठीक उठाए हैं, बट जो 200 मैंने चेक कर रहे हैं वो 1000 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये सैंपलिंग रिस्क है। एक और बात है इसके रिलेटेड आगे, नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क में क्या था? ऑडिटर ने 1000 फिक्स एसेट चेक करने थे, 200 चेक कर लिए, 200 चेक कर लिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ऑडिटर ने अपना आर्टिकल को भेजा कि आप जाके एक कंपनी के 1000 एसेट्स है, 200 उसमें से चेक कराओ। वो आर्टिकल चेक करके आ गया। ऑडिटर ने उससे पूछा आपने चेक कर लिए तो क्या क्या चेक करा? उसने कहा सर मैंने चेक कर लिए, बैलेंस शीट में स्टैंड कर रहे हैं और पुराने एसेट्स हैं कंपनी के, ठीक है बिल्कुल। बट आपने उसके अंदर, आर्टिकल ने उसके अंदर डेप्रिसिएशन चेक नहीं करी कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट करी है नहीं करी, फिजिकली चेक नहीं करा, फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करी कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं ये फिक्स एसेट ऑर्गेनाइजेशन के पास या नहीं करते। मतलब अगर आपने प्रोसीजर जो अडॉप्ट करा है वो प्रोसीजर भी तो गलत हो सकता है आपका यार। नॉन सैंपलिंग रिस्क के अंदर ऑडिटर का जो ऑडिट प्रोसीजर है, ऑडिट प्रोसीजर है वो इनएप्रोप्रिएट है। वो क्या है? इनएप्रोप्रिएट। इस तरह के रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट। नॉन सैंपलिंग रिस्क में मैंने ये बताया कि ऑडिटर ने, सीए ने एक आर्टिकल को भेजा ऑडिट करने के लिए कि जाके 1000 फिक्स एसेट चेक करो। उसने 200 चेक कर लिए, 200 चलो रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, पर 200 में से 200 फिक्स एसेट चेक करे 15-20 मिनट में आर्टिकल ने चेक कर लिया। जब ऑडिटर ने कंफर्म करा आपने क्या चेक किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, प्रॉपर कैलकुलेशन चेक करी, वो कहता नहीं सर कैलकुलेशन नहीं चेक करी। फिजिकल वेरीफाई करा फिक्स एसेट को, नहीं सर नहीं चेक करा। जब आपका प्रोसीजर ही गलत है तो वो जो प्रोसीजर इनएप्रोप्रिएट है, उस प्रोसीजर इनएप्रोप्रिएशन की वजह से नॉन सैंपलिंग रिस्क विल बी एग्जिस्ट। मैंने 3 तरह के आपको रिस्क बताए हैं। पहला रिस्क इनहेरेंट रिस्क, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा कंट्रोल रिस्क, वो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तीसरा रिस्क मैंने आपको बताया डिटेक्शन रिस्क, जिसे मैंने बताया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ऑडिटर इसको रिड्यूस करेगा, इसको मिनिमाइज करेगा। जब इसको मिनिमाइज करेगा तो बाकी चीजों पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा।
रिस्क, ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा, ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा। यहां तक कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या बताया मैंने आपको। ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए एक सेकंड। आवाज मेरी तो जा रही है, वहां से आवाज मेरे को आएगी। हाँ वो कहाँ है, बस एक सेकंड। आपको मैंने जो आज कराया है उसमें कोई आपको डाउट है, कुछ है तो फिर से पूछ लीजिए, एक सेकंड बस। हाँ यहाँ से मेरा टॉपिक था, दिखाना ये प्रॉब्लम, वो बोल रहा है कुछ, कहाँ लगाना, लगा दे लगा दे लगा दे इसमें। हेलो, हाँ जी संगरूर से करण। आवाज आ रही है आपको? ओके, मैंने जो टॉपिक ऑडिट रिस्क वाला कराया है मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कैरी ऑन करूंगा। यहां से एक बार मैं रिपीट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी टॉपिक है कोशिश करेंगे थोड़ा तेजी से करें क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहा है सिलेबस। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने सुन लिया। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाकी आगे कैरी ऑन करेंगे। आप एक बार रीड करके आना प्लीज।